हेलो बच्चों, तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर का एज पर पीसीआई सेकेंड ईयर में है। इसके पहले जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। अभी क्या है, ये सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो चूंकि केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी रखी है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री, फिर एचएपी आपने पढ़ी है ना। एचएपी में आपने बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में कंप्लीट देख लिया। केमिस्ट्री में आपने केमिकल्स के बारे में समझ लिया। अब मीन्स बायोलॉजी, भाई एचएपी क्या है, एक तरह से बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी तो पढ़ी हमने, और केमिस्ट्री क्या, केमिकल्स है। तो और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पहले क्या है, सिलेबस बनाने वाले ने देखो क्या है, अच्छा काम किया है ना। पहले तो बन गया था वो ठीक है, लेकिन अभी पहले आपको दोनों को अलग अलग पढ़ाया, दोनों बायोलॉजी अलग पढ़ाया, केमिस्ट्री अलग पढ़ाया। फिर अब उन दोनों को मिला के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया। मींस बायो में हम बॉडी के बारे में जानेंगे, लाइफ के बारे में जानेंगे, और केमिस्ट्री में उस लाइफ के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो किस पैटर्न पे हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग जो है जानेंगे, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो शुरू करें भाई। चूंकि धीरे धीरे मैंने पहले बताया कि उसमें एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है ना। और इसमें क्या करेंगे कि ये चैप्टर कोशिश यही रहेगी कि आज के ही वीडियो में खत्म कर दें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है पहला चैप्टर। बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, मैंने पहले बताया बायो में हम लोग, बायोस मतलब लाइफ। देखो क्या है, सिंपली अगर हम बात करें, किधर गया, हाँ, बायोस की बात करें तो बायोस मतलब होता है लाइफ। और क्या है, केमिस्ट्री मतलब, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की स्टडी करना है ना, केमिकल्स के बारे में जानना। तो बायो और केमिस्ट्री को दोनों को मिला दिया गया है। बायो में हम सेल्स के बारे में जान लेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लेंगे, ठीक। और केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जान लेंगे, उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, किस तरह से वर्कआउट होता है। तो शुरू करते हैं भाई। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, कि बायोकेमिस्ट्री हम फार्मासिस्ट को क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या रीजन है। तो देखो फार्मासिस्ट क्या है, क्या काम है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट को नॉलेज होता है बॉडी के बारे में, तभी डिजीज, बॉडी के बारे में नॉलेज होगा तभी डिजीज के बारे में जान पाएगा। जब उसको यही नहीं पता है सेल क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, वर्टिब्री क्या है, न्यूरॉन क्या है, हार्मोन्स क्या है, समझे, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, मींस जब हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं पता रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसकी नहीं पता रहेगी, तो हम डिजीज के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे, उनके फंक्शन के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए फार्मासिस्ट को बायोलॉजी पढ़ाई गई। फिर जो केमिकल रिएक्शन, सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, प्लस बाहर से जो ड्रग इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अंदर सिस्टम को ठीक करने के लिए, इनकेस कुछ अगर गड़बड़ है, ठीक, तो जो ठीक किया जाता है उस सिस्टम को, तो वो कैसे पता चलेगा, बायोकेमिस्ट्री में। इसीलिए फार्मासिस्ट का बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी होता है, राइट। तो डेफिनेशन की बात करें, बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज, क्या है, द साइंस कंसर्न विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। साइंस कंसर्न विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मैंने क्या कहा, दोनों चीजें आगे देखो। केमिकल के बेस पे लाइफ के एस्पेक्ट को समझना, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। केमिकल के बेस पे, ठीक है, केमिकल के बेस पे लाइफ के एस्पेक्ट को समझना बायोकेमिस्ट्री है। बायोस मतलब, देखो बायोस मींस लाइफ, हेंस बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दोनों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। गर्मी भी पड़ रही है, क्योंकि आजकल एग्जाम टाइम है तो वीडियो ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं ना, तो गला सूखता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये मत समझना है ना। ऑल स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी में हैव अ क्वेश्चन, सभी भाई, जैसे मैंने बताया ना, वाई शुड वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ें, हम तो फार्मासिस्ट हैं, हमें क्या नीड है बायोकेमिस्ट्री की। सिंपल आंसर क्या है,
फार्मासिस्ट आर रिलेटेड टू डिजीज एंड यूज ऑफ ड्रग। ड्रग का यूज कहां होगा? हमारी बॉडी के अंदर होगा। डिजीज कहां होती है? हमारी बॉडी के अंदर होगी। किस पार्ट में होगा? जब आपको उस पार्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, वो पार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो ड्रग है वो उसके अंदर जाएगी, मेटाबोलाइज होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, एब्जॉर्ब होके अपना एक्शन शो करेगी। ये सारी चीजें हम लोग किसमें देख लेंगे? बायोकेमिस्ट्री में, है ना। फिर और एडवांस फॉर्म आएगा बायोकेमिस्ट्री के बाद, किसका? फार्माकोलॉजी का। स्पेशली ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी के अंदर, ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, है ना। बच्चों ने डिमांड की थी सर नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो अभी बायोकेमिस्ट्री लो, इसके एक दो चैप्टर खत्म करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या? इंट्रोडक्शन ले लो, ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या, जो चीजें जब बॉडी में लगती हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? लिपिड पढ़ेंगे, है ना, बेसिक न्यूट्रिएंट्स है। फिर मिनरल्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम कहां पे पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। अब इतना सिंपल तरीके से जैसे मैंने बोल दिया, इतना सिंपल नहीं होगा। बायो के साथ साथ केमिस्ट्री उसकी इन्वॉल्व होगी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्रोमोसोम्स, इन सब चीजों के बारे में उनके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ। तो आसान बहुत है, अगर केमिस्ट्री मुझसे पढ़ा है तो, नहीं तो आसान बना दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉजेज, तो फार्मासिस्ट को क्या कॉज के बारे में पता होना चाहिए, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कैसे पता चलेगी? नीड एंड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री फार्मासिस्ट के नॉलेज को इनहेंस कर देती है, मींस फिनिशिंग का काम करती है। इन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेनी ड्रग्स एंड देयर एडवर्स रिएक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वन नोन बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। भाई जब आपको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता है, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, उसका पैटर्न क्या है काम करने का, तो आपको पता होगा कि मेडिसिन जो शरीर के अंदर गई है वो किस तरह से एक्ट करेगी। तो कुल मिला के चाहे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात हो, या ड्रग रिएक्शन की बात हो, या शरीर में किसी डिजीज के क्योर की बात हो, या किसी डिजीज के प्रिवेंशन की बात हो, तो डिजीज ना हो, इन सब चीजों के लिए बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट बात करें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम। बॉडी स्ट्रक्चर ले लो, ठीक, उसके अंदर का कंपोजिशन क्या है और किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये सारे जो है हम चीजें हम इसमें पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री देखो क्या बताया है मैंने, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मिश्रण को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मिक्सचर पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री किसके किसके बारे में बताएगा? ये डिस्क्राइब करेगा ओरिजिन, किसी चीज की ओरिजिन कहां हुई, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फंक्शन कैसे करेगा, और अगर किसी एलिमेंट की या किसी चीज की डिफिशियंसी हो गई तो कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन सी डिजीज हो सकती है, कोई अगर डिजीज है तो वो कौन से सिम्टम्स दिखाएगी, किस तरह के सिम्टम्स। तो ये सारी चीजें किसमें पता चलेंगी हमको, डिस्क्राइब करेगी हमारी बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? देखो इसी तरह से जैसे मैंने बताया ना, कोशिश करो कम शब्दों में लेआउट बना के, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर एग्जाम में लेआउट बना के पढ़े तो चलेगा, बिल्कुल बेस्ट वे होता है एक्सप्लेनेशन का। जो चीज आपको कभी ना याद आ रही हो, बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हो कोई टॉपिक, उसका लेआउट खींच लो, लेआउट बड़ी जल्दी याद हो जाता है और लेआउट से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या है, टीचर को पढ़ने में समय कम लगता है और समझने में भी समय कम लगता है, ठीक। अब पॉइंट अगला क्या है, नेसेसिटी ऑफ नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू ऑल लाइफ साइंसेस। बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज की नेसेसिटी क्या है, नीड क्यों है इतनी? तो देखो सीधी सी बात है कि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी डील्स द फंक्शन ऑफ बॉडी, जो फिजियोलॉजी की बात की जाती है बॉडी में, याद रहे क्या हम पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी वो स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे कम कर रहा है। तो हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी है कि नहीं? तो फिजियोलॉजी मतलब किस तरह से फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है फिजियोलॉजी में देखते हैं, ठीक। तो फिजियोलॉजी मैचेज विद बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटली। जो फिजियोलॉजी है क्या है, बॉडी किस तरह से
एक्शन, बॉडी के अंदर का कोई भी ऑर्गेनल, कोई भी पार्ट किस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन, किस तरह से एक्शन कर रहा है, कंप्लीट मैच होता है बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट आर मैनी इम्यूनोलॉजिक अप्रोचेस, इम्यूनोलॉजी यूज मैनी बायोकेमिकल टेक्निक्स। जैसे भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिजीज हैं, विटामिन से क्योर होगा, भाई बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यही सब तो पढ़ेंगे भाई। सेल्स के बारे में पढ़ लो, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लो, फिर प्रोटीन किस तरह से भाई लोगे, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह वो रिएक्शन करेगा, कार्बोहाइड्रेट किस तरह से टूटता है, भाई पहले कार्बोहाइड्रेट लिया आपने पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में, फिर वो ब्रेक होगा डाइसेक्राइड में, फिर वो होगा मोनोसेक्राइड में, तब जाके कहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो सारा मैकेनिज्म हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसीलिए इसकी नेसेसिटी सबसे ज्यादा है। फार्माकोलॉजी इज मेनली डिपेंड ऑन साउंड ऑफ नॉलेज बायोकेमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी में क्या है, मैंने बताया ना, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम ड्रग को लिए बॉडी के अंदर, तो बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, डाइजेस्ट किया, डिसइंटीग्रेट किया, डिसॉल्व किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक बॉडी ने। उसके बाद जब एब्जॉर्ब हो गई तो अब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, दो चीजें हैं। पहले ड्रग हमने इंटेक किया तो बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करेगी, उसको डिसइंटीग्रेट करेगी, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगी, फिर क्या करेगी, उसके अंदर से एपीआई निकालेगी, जिसको क्या बोलेंगे डिसोल्यूशन। फिर जब डिसोल्यूशन हुआ तो वो एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब जब हो गया, मेटाबोलाइज होके एब्जॉर्ब हो गया, तो अब ड्रग का एक्शन ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी। पहले बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, अब जब एब्जॉर्ब हो गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा, ये देखना है, ठीक। तो कुल मिला के बायोकेमिस्ट्री अगर किसी को पता है तो फार्माकोलॉजी का नॉलेज आसान हो जाता है। मैनी ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को जो है बताती हैं, उनके थ्रू होता है। तो ये सारा नॉलेज हमको एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस किससे होती है, बायोकेमिस्ट्री से पता चलती है। बायोकेमिस्ट्री पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सर है, पूरा मिक्सिंग है, मिश्रण है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अमंग्स ड्रग आर बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू बायोकेमिस्ट्री। पॉइजन किस तरह, भाई जाहिर सी बात है पॉइजन शरीर के अंदर गया, अब किस पार्ट में पहले जाएगा, उसके अंदर सेल कौन सी है, सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, यही सब हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। मैंने कहा ना, जब भी बायोकेमिस्ट्री की बात करें दो अलग अलग चीजों को कंसिडर करो। बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, हमने पार्ट्स पढ़े, सेल्स पढ़ा पहले, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सेंस ऑर्गन्स पढ़े, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, और सिर्फ एनाटॉमी नहीं पढ़ी उसकी, हमने एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी भी पढ़ी कि वो वर्क किस तरह करता है, ठीक। तो जब ये पता है आपको कि ये वर्क किस तरह करता है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि अगर कोई ड्रग इसके अंदर दी गई तो उसका एक्शन किस तरह से होगा, राइट। तो स्कोप की बात करें, अगर स्कोप देख ले बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री मान लिया किसी ने अगर किया है ना, बायोकेमिस्ट्री किया, टीचिंग में जा सकता है, साइंस पॉलिसी बनाएगा, बायो ट्रांसफॉर्मेटिक्स, कॉमर्स, रिसर्च वर्क कर सकता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, फंडामेंटल्स है, पेटेंट लॉ, फॉरेंसिक, मार्केटिंग में जा सकता है, साइंस एंड कम्युनिकेशन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप होता है। स्कोप की बात करें तो बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा स्कोप बताया गया है, ठीक। तो ये बात किसकी, स्कोप की, देख लेना इसका। अब नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस आर बेसिस ऑफ हेल्थ, सिंपल सी चीज है जो बताया मैंने, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस कौन, जो सेल्स के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, सेल रिएक्ट करेगा उसके अंदर। भाई सिंपल सी चीज लो, कोई खाना आप खाते हो है, बॉडी के अंदर गया, ब्लड उसको उसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के पास लेके जाएगा, सेल उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। तो ये जो एनर्जी बनाएगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होंगी। तो ये कैसी केमिकल रिएक्शन है एक तरह से, है ना। भाई एंजाइम क्या है, एक तरह का केमिकल है, हार्मोन क्या है, केमिकल है जो बॉडी सिक्रीट करती है। तो बॉडी के साथ केमिकल किस तरह से रिएक्ट करता है और किस तरह से फंक्शन करता है, यही तो बायोकेमिस्ट्री है, ठीक। तो इसका नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है बेटर हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक हार्मोनाइज्ड मैनर में, एक पैटर्न है, उस तरह से चलता है जिससे कि बेटर हेल्थ मेंटेन रहती है। वही अगर डिस्टर्ब हो गया, पूरी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम डिसबैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम शुरू, इंसुलिन बनना बंद, क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक, गैस्ट्रिक जूस बनना कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर द बायोकेमिकल व्यू की बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू की, हेल्थ में बी कंसीडर्ड एज अ सिचुएशन इन विच सेवरल इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन, बहुत सारी इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, भाई मान लिया ये कोई सेल है, सेल के अंदर जो चीजें जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर है, और जो सेल के बाहर का सराउंडिंग्स है ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। इन दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल वैल्यू मैनी बायोकेमिकल पैरामीटर्स आर इंडिकेटिव फैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वर्किंग इन द बैलेंस मैनर। जिस तरह से बॉडी हमारी वर्क करती है एक बैलेंसिंग फॉर्म में, सही से सर्वाइवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये बैलेंस मेंटेन रहे। तो कुल मिला के बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में इस प्रोसेस को जानना एक बेटर हेल्थ के लिए, एक बेटर सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च ऑन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। रिसर्च का, बायोकेमिकल रिसर्च किस पे, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे। तो मैनी बायोकेमिकल जैसे विटामिन हो गए, कुछ फैटी एसिड्स हो गए, सर्टेन अमीनो एसिड्स हो गए, वेरियस मिनरल्स हो गए, पानी हो गया, ये सब बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। सब मानते हैं कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक। इनमें डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। पार्ट ऑफ डाइटरी इनटेक, ठीक। अगर इनमें से किसी तरह की कोई डिफिशियंसी हो गई तो उससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी पेशेंट को। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब क्या है, अगर बैलेंस बना हुआ तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा, तो कोई भी डिजीज नहीं आएगी, कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, क्या है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। कोई भी तरह की, अगर जैसे आपने किसी तरह के विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन से रिलेटेड बहुत सारी है ना, मान लिया विटामिन ए की कमी हो गई, जीरोथैल्मिया हो गया, विटामिन सी की कमी हो गई, स्कर्वी रोग हो जाएगा, है ना, एनीमिया हो जाए, आयरन की कमी हो गई, एनीमिया हो जाएगा, तो B1 यानी थियामिन की कमी हो गई तो बेरी रोग हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वो है जिनकी डिफिशियंसी से प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट कम हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रोटीन कम हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये बहुत जरूरी है। अब रिलेशनशिप की बात करें किसकी, बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन। बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन के बीच का रिलेशन, दो मेजर कंसर्न होते हैं, एक होता है हेल्थ, एक होती डिजीज। हेल्थ, अगर सब कुछ सिस्टम सही है तो हेल्थ मेंटेन रहेगी, अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा, डिजीज कॉज हो जाएगी। जब इम्बैलेंस हुआ तो डिजीज कॉज हो जाएगी, और जब डिजीज कॉज होगी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, राइट, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। देयर आर मेनी इंस्टेंस वेयर बायोकेमिस्ट्री हैज गिवन द क्लू अंडरस्टैंडिंग द डिजीज। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसके बारे में, नॉलेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, इन सब के बारे में हमको कौन अंडरस्टैंडिंग देता है, कौन समझाता है, बायोकेमिस्ट्री समझाती है ना। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बायोकेमिस्ट्री क्लू देता है डिजीज को समझने के लिए, इसीलिए ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी। डिजीज लाइक एल्बिनिज्म ड्यू टू इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म में, तो क्या हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑन्कोजीन्स इज यूजफुल इन स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोजीन्स क्या है, कैंसरस सेल्स होती हैं, ओके। So long medical treatment is based on the biochemistry, other basic science, the practice of medicine will have the rational basis, है ना। तो कुल मिला के बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल फार्मासिस्ट को एक बेटर फार्मासिस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है ना। और बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। जब डिजीज पता है, जब पता है कि हमारी बॉडी किस तरह वर्क करेगी, तभी हम मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक। कॉज ऑफ डिजीज बाई वेरियस बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन द बॉडी, बहुत सारी बायोकेमिकल मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चलती हैं। जैसे ऑक्सीजन किसी को कम हो जाए, किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, किसी को इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो रही हैं, किसी को कोई न्यूट्रिशन कम हो रहा है ना, माल न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, या इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाए, किसी का थायराइड कम निकल रहा है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो निकलती रहती हैं, तो उनमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो ये क्या है, एक तरह से डिजीज कॉज करेंगी, ठीक। डायग्नोस्टिक बायोकेमिकल टेस्ट आर बेस्ट एग्जांपल इंडिकेटिव रिलेशन बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन। जो डायग्नोस्टिक मेडिसिन होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं,
जो डिजीज को, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, इंटेस्टाइन फंक्शन टेस्ट हो गया, स्टमक फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, ये सब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता है बाय द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बात करें इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑन बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन, इसके बीच में इसका क्या इंपैक्ट है? सीक्वेंस ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम, पूरे ह्यूमन का जो जीन्स है, जो जीनोम है, ये इसकी कंप्लीट स्टडी 2003 में कंप्लीट सीक्वेंस जो है अंडरस्टूड हुआ था। इन द लास्ट टू डिकेड प्रीवियसली नोन एज जीन्स हैव बीन रिवील्ड। ठीक, इट इज एक्सपेक्टेड द ओरिजिन मैनी जेनेटिक डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट। ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज होती हैं जिनका ट्रीटमेंट आसानी से नहीं हो पाता, तो उनके लिए क्या है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन्स की कंप्लीट स्टडी की गई, जहां पे जो जीन्स खराब, जैसे इंसुलिन वगैरह के हैं, ठीक, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसको रिवील कर सकते हैं, वापस से इंसुलिन का सिक्रीशन चालू कर सकते हैं जो डेड सेल्स, वहां से सिर्फ जो अरेंजमेंट है जीन्स के बीच में, वहां के कोडिंग कट करके दूसरे कोड्स वहां पे सेट कर दिए जाएंगे, जिससे कि इंसुलिन का सीक्रेट मींस जो डिफेक्टेड जीन्स है, जो डिफेक्टेड सीक्वेंस है, सिर्फ उसको अलग कर दिया गया और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। तो ये इंपैक्ट पड़ता है, मींस बायोकेमिस्ट्री को बेटर करने के लिए कह सकते हो, बेटर हेल्थ के लिए कह सकते हो, बेटर मानव जीवन के लिए कह सकते हो। ये प्रोजेक्ट काफी हेल्पफुल है। बहुत सारी ऐसी डिजीज थी जो इनक्योरेबल थी, जिनका क्योर नहीं था, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू क्योरेबल बनाया गया, पॉसिबल बनाया गया। ठीक, समरी की, सिंपल समरी की बात करें तो बायो, जो अभी हमने पढ़ा उसी की समरी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? साइंस कंसर्न स्टडी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल विच अकर लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। Because life depends on the biochemical reactions, biochemistry is become a basic language of the biological studies, है ना भाई? बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए बेसिक रिएक्शन, बेसिक नॉलेज हो गया। बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद ऑल टाइप ऑफ लिविंग फॉर्म्स, रिलेटिव सिंपल वायरस बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। भाई वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानोगे तभी तो पता चलेगा किस तरह से वो बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन इंटीमेटली रिलेटेड, बिल्कुल इंटीमेटली रिलेटेड है, राइट? क्योंकि ड्रग भी क्या है, एक तरह से केमिकल ही तो है, और बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये सब जो है इंटायरली क्या है, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन द हार्मोनाइज्ड बैलेंस ऑफ द बायो। हेल्थ किसी की अच्छी कब तक है? जब तक बॉडी के अंदर का सिस्टम बैलेंस है। जहां इंबैलेंस हुआ वहीं पे डिजीज कॉज हो जाएगी। डिजीज रिफ्लेक्ट क्या करती है? डिजीज क्या रिफ्लेक्ट करेगी? इट मींस कुछ एबनॉर्मेलिटी हुई है बॉडी के अंदर, जो सिस्टम है, या तो किसी चीज की डिफिशियंसी हुई या कुछ एबनॉर्मल हो गया। ठीक, चाहे बायोकेमिकल रिएक्शन की बात हो, चाहे बायोकेमिकल प्रोसेस की बात हो, या कोई बायोमॉलिक्यूल की बात हो, किसी में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी हुई तो डिजीज क्या है? डिजीज बताता है, डिजीज और कुछ नहीं, डिजीज एक तरह का अलार्म है, अलार्म दे रहा है कि यहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अभी सुधर जाओ। ठीक, नहीं तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बायोकेमिकल अप्रोच हैव डायरेक्ट द कॉज ऑफ डिजीज, जो मैंने बताया ना, जस्ट अलार्म है ये एक तरह के जो बताते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है कि ये सिंपल बायोकेमिस्ट्री और स्कोप के बारे में हो गया। अब सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन एनाटॉमी का पहला चैप्टर सेल था। ठीक, तो सेल के बारे में हमने देख लिया। बायोकेमिकल मींस उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ब्रीफ में है, चूंकि ये सब पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक चीज है ना। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सिंपल सी चीज है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हम लोगों की। सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लास, कौन सी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या? यूनिसेलुलर, सिंपल सी चीज है, देखो बहुत डीप में नहीं जाना। यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट का होता है मल्टीसेलुलर होता है। ठीक, प्रोकैरियोट इज सिंपल सेल्स, मेनी टाइम्स इंडिविजुअल। सेल इटसेल्फ है, जो एक सिंगल सेल होती है वो खुद ही अपने आप में ऑर्गेनिज्म होती है। किसमें? प्रोकैरियोट में। दे कंटेन सेल वॉल और साइटोसॉल, नॉट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में नहीं होते हैं, मींस अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब कवर्ड नहीं होते। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रिमिटिव ग्रीन एल्गी हो गई, आर्की हो गई, या बैक्टीरिया हो गया। फिर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर, इसके बाद यूनिसेलुलर के बाद जितने बचे वो बचे क्या? यूकैरियोट्स बचे, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई, ह्यूमंस, या यूनिसेलुलर यीस्ट या टू एल्गी। तो यूकैरियोटिक सेल्स का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर पहले भी हम लोगों ने देख रखा है ना, किसमें? बायोलॉजी में। फिर भी मैंने कहा ना, जस्ट ब्रीफ कर लो अपने आप को कि भाई सेल है, उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है बाहर,
जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसके अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं, जो लिक्विड सा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो एक बड़ी सी सेल है, इसके अंदर बहुत सारे जो है फ्लोट करते रहते हैं क्या, सब सेलुलर ऑर्गन्स या सब सेल्स। सेल के अंदर क्या है, सब सेल्स हैं, यानी उन्हीं के पार्ट्स हैं, तो जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल, सेलुलर ऑर्गेनेल, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, तो क्या क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सीसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो न्यूक्लियस के बाहर जो ये गुच्छा बना रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाहर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके ठीक बाहर क्या है, गोल्जी ऑपरेटस है ना, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन है ना, तो साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, सैप, ये सारी चीजें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ में स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की बात करें सिंपली, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे घर की बाउंड्री। भाई जैसे घर है आपका, तो घर के चारों तरफ एक बाउंड्री है। ठीक, बाउंड्री का क्या काम है, बाउंड्री का काम ये होता है, बाउंड्री की जगह जगह पे गेट्स लगे हैं, जितना बड़ा घर उतने बड़े, भाई जैसे अपने लोगों के छोटे मोटे घर होते हैं, 2 गेट आगे और पीछे, बड़ी बड़ी हवेलियां होती हैं, कई सारे गेट होते हैं। किसके लिए होते हैं, लोगों के आने और जाने के लिए। क्या कोई भी चला आएगा, कोई भी चला जाएगा, नहीं, सेलेक्टिव लोगों को, जिनको मैं जानता हूं, जो हमारी पहचान के, वही अंदर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी गेट से आ जाए, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन इसीलिए होती है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज द लिपिड बाइलेयर। कैसा, एमसीक्यू क्वेश्चन, कैसा, लिपिड बाइलेयर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हुई बात किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक, फंक्शन की बात क्या है, फंक्शन की बात करो, फ्लूइड एंड डायनेमिक। इट इज सेमी परमेबल। क्या है, सेमी परमेबल एंड परमिट ओनली सेलेक्टिव कंपाउंड टू पास थ्रू। चाहे कंपाउंड को अंदर आना हो, चाहे बाहर जाना हो। सेलेक्टिव मींस जिसको मैं जानता हूं वही आएगा। तो गेट जरूर लगे हुए हैं, जगह जगह चैनल्स बने हुए आने जाने के, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाएगा ना। सेलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब भाई घर के अंदर जो गेट लगा रखा है, अगर जिनको हम चाहते हैं वो घर के अंदर आएंगे तो घर में खुशहाली होगी। जिनको हम नहीं चाहते हैं घर के अंदर आए, वो भी जबरदस्ती घुस आएंगे तो क्या होगा, नहीं अच्छा होगा, मजा नहीं आएगा, है ना। अंदर का एनवायरनमेंट मींस जो है सफोकेशन होने लगेगा लोगों को। अलग अलग चीजें डिपेंड करता है अंदर कौन आता है। तो कुल मिला के सेलेक्टिव परमेबिलिटी किस लिए होती है, मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अच्छे लोग खराब लोग, है ना। तभी गेट खुलेगा, तभी ओपन होगा जब अच्छे लोग दिखेंगे। इनसाइड बीइंग इलेक्ट्रिकली निगेटिव, अंदर की तरफ निगेटिव रहता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे एक्सॉन ऑफ द नर्व, माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम फ्रॉम द इनसाइड। इन सब चीजों के बारे में हम पहले भी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं ना। सिंपल सी सेल में न्यूक्लियस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस लोकेटेड कहां होता है भाई, सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल में सराउंडेड होता है डबल लेयर से, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समटाइम्स दीज टू मेम्ब्रेन फ्यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पोर्स। कई बार ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, फ्यूज होती हैं, है ना। फ्यूज होने के बाद ये क्या बना लेती है, पोर्स बना लेती है, न्यूक्लियर पोर्स जिनको हम बोलते हैं, जिससे कि मटेरियल का एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स, जिनको हम दरवाजे की बात कर रहे थे। इनमें छोटे छोटे से होल्स हैं जिसके थ्रू मटेरियल, ये भी सिलेक्टिव परमेबल होता है भाई, है, जो जिसको जरूरत होती है वो अंदर आता है, जो ज्यादा है उसको बाहर निकाल देता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यू विद द साइटोमेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, कंटिन्यू रहता है साइटोमेम्ब्रेन से। सम सेल्स आर डिवाइड आर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे आरबीसी एंड एरिथ्रोसाइट। जैसे आरबीसी या एरिथ्रोसाइट की बात करें, डिवाइड मतलब उसमें नहीं होता है। तो न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। किसमें नहीं होता, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी में। आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, न्यूक्लियस इज द फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सेंटर। एक तरह से समझो न्यूक्लियस क्या है, हमारा ब्रेन का काम करता है, किंग है।
सेल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है किसको नहीं रखनी है, ये सब कुछ हमारा न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ठीक, न्यूक्लियस इज द फॉर्मेशन सेंटर, मोर देन 90% ऑफ द सेलुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लगभग 90% से ज्यादा जो सेलुलर डीएनए होता है वो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में ये क्या रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर्स क्रोमोसोम, सबको पता है। नंबर्स में बात करें तो 46, पेयर्स की बात करें तो 23। जब भी क्वेश्चन आए कितने क्रोमोसोम्स, ये जरूर देख लेना पेयर्स में पूछ रहा है ऑप्शन में, या सिंपल 46 लिखे तो तुम कहो ना हमको तो 23 पता है, तो 23 पेयर है, राइट, ध्यान रखना। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज होते हैं भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, जैसे क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं ना, कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, जो उसका क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सम आरएनए में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कुछ पोर्शन आरएनए का भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इन प्रोकैरियोटिक द डीएनए इज प्रेजेंट इन द थ्रेड ऑफ द साइटोसोल। चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उस पर न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर वॉल से कवर्ड नहीं रहता है, ओपन रहता है साइटोसोल में, इसीलिए जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो भी तैरता रहता है। भाई इसमें तो चलो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियर वॉल से कवर्ड है ना, प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, वेल कवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो सब कहाँ होंगी, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी है, क्यों, क्योंकि उसकी तो बाउंड्री ही नहीं है, तो वो तैरती रहेंगी किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो ये बात हुई किसकी भाई, न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के अंदर और छोटा सा एक चीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। देखो ये पूरा हो गया न्यूक्लियस, ठीक, और ये बीच में हो गया न्यूक्लियोलस। स्मॉल डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। देयर इज अ नंबर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ये एक भी हो सकते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। देयर इज द नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग देम, कोई मेम्ब्रेन सराउंडिंग नहीं होती, एक बॉल जैसा इसी के अंदर पड़ा होता है। कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भाई जाहिर जब कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं है तो अंदर न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है, तो जो न्यूक्लियोलस है ये किसके अंदर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। चूंकि मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है इसलिए कंटिन्यू है। ठीक, प्रोटीन अकाउंट कितना है, लगभग 80% किसमें, न्यूक्लियोलस में। रिमेनिंग 20% क्या है, डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है। न्यूक्लियोप्लाज्म आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैट्रिक्स, याद रहे। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए किसमें होते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एंजाइम रहते हैं जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात हुई भाई, बड़ा सा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, है ना, सारा इंफॉर्मेशन उसी के अंदर होता है। 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी के अंदर एक बॉडी और होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है। और ये इसकी कोई न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में, राइट। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। आगे बात करें साइटोसोल या साइटोप्लाज्म की। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल कांटेक्ट पॉजेस द ऑर्गेनेल, देखो ये सेल है, ठीक, सेल के अंदर जो लिक्विड है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है, साइटोप्लाज्म देखो क्या है, ये है, देखो एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो सेल की सेलुलर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, क्या है, वाटरी फ्लूइड है, इस वाटरी फ्लूइड को बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटरी फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। डिफरेंस क्लियर रखना। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल कांटेक्ट पॉजेसिंग द ऑर्गेनेल्स। ठीक,
अदर मटेरियल कंस्टिट्यूट साइटोप्लाज्म, मटेरियल अदर देन द सब सेलुलर कंपोनेंट इन द साइटोप्लाज्म मेक अप द साइटोसॉल या सेल सेप, जो बताया ना वाटरी फ्लूइड जो होता है। समटाइम्स सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोसॉल, सॉल्युबल पोर्शन मतलब जो वाटरी फ्लूइड है, जो सॉल्वेंट की तरह। साइटोप्लाज्म में अकाउंट कितना 70 से 75% वेट होता है साइटोसॉल ऑफ साइटोसॉल, ठीक। साइटोप्लाज्म अकाउंट्स फॉर 70 to 75% वेट ऑफ साइटोसॉल, साइटोसॉल के वेट से 70 to 75% साइटोप्लाज्म होता है भाई। न्यूमरस एंजाइम, कौन से, बहुत सारे एंजाइम्स, कैसे प्रोटीन एंड मेनी अदर सॉल्यूट फॉर्म द साइटोसॉल, इट इज मेन साइट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। साइटोसॉल क्या है, मेन साइट होती है ग्लाइकोलिसिस की, और किसकी, एचएमपी सेंटिंग की, एक्टिवेशन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ये सारी चीजें देखो, चाहे ग्लाइकोलिसिस की हो, चाहे एचएमपी सेंट की हो, चाहे अमीनो एसिड या फैटी एसिड के बनने की हो, या डीएनए आरएनए की सिंथेसिस की हो, ये सब चीजें कहाँ हो रही, एक छोटी सी सेल जिनसे मिलकर बॉडी बनी है भाई। जैसे पूरा घर है, इस पूरे घर में एक सिंगल ईंट की बात करो तो सिंगल ईंट होता है उसकी सेल। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो होती है हमारी सेल। और सोचो एक सेल के अंदर इतने सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह हर सेल में काम होंगे, और जब काम होंगे हर सेल में तो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और सभी सेल को बराबर मात्रा में, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स बराबर भेजता है। कोई पार्सलिटी नहीं करता कि चल भाई तू मेरा दोस्त है, तू ले क्रीम खा ले, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मिर्चा खा ले, ये कर ले, वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल पार्सलिटी नहीं होती इन सब चीजों में, ठीक। तो ये वही कहा साइटोप्लाज्म। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। एमसीक्यू का क्वेश्चन। शेप कैसा होता है, इलिप्सॉइड शेप होता है, इलिप्सॉइड की तरह, है ना, शेप होता है। एज्यूम द वेरियस शेप, कभी कभी शेप इधर उधर भी होता है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अबाउट 7 माइक्रोन एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का डायमीटर और 7 माइक्रोन का की लेंथ होती है, लंबाई में होती है। कंसिस्ट ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंपोज्ड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक। लिपिड आर कैसा लिपिड है, इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है, सबका जो फंक्शन होता है, जो बाउंड्री का फंक्शन होता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, जो जरूरत है वही अंदर आएगा, ठीक। इनर मेम्ब्रेन की बात करें जिसमें 75% प्रोटीन और 25% लिपिड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर होती है उसमें क्या 75% प्रोटीन और 25% लिपिड का होता है। द इनर मेम्ब्रेन हैज इन्वेस्टिगेशंस नोन एज क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन आता है कई बार, किस सेलुलर ऑर्गेनेल्स में क्रिस्टी मिलती है या फॉर्म होती है, तो क्रिस्टी कहां पे फॉर्म होती है, क्रिस्टी फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल की जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टी। ये देखो ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इलिप्सॉइड है ना। ये अंदर से ये इनर लाइनिंग है, ये देखो इनर लाइनिंग की जो फोल्डिंग्स ऐसे ऐसे हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक। क्रिस्टी, ये देखो क्रिस्टी, दिस वन, ठीक। हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव। अच्छा, दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए सेल का पावर हाउस बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो किसको बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है और एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। It is responsible for production of energy in the form of ATP, ठीक, energy in the form of ATP. They contains energy producing pathway like citric acid cycle, fatty acid oxidation, ketone body oxidation. ये सारे के सारे साइकिल्स किसके अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और सब से निकलता है ATP और वेस्ट मेटेरियल निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो हम खाते हैं, जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन लेके आया, उसने सेल को दे दिया, सेल ने उसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके क्या किया, एटीपी बनाया, और एटीपी बना के जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया, ठीक। दे कंटेन सम डीएनए, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और खास चीज क्या,
डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड अब इसके अंदर और क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम मदर सेल। जो ह्यूमंस में या फीटस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जाता है वो कहां से जाता है, फीमेल से जाता है, मदर से जाता है। मतलब मदर का भी डीएनए फीमेल में, फीमेल के थ्रू किसमें, फीटस में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। ठीक, तो बात समझे। पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इनर वॉल क्या है, क्रिस्टी, है ना, बहुत सारा। और ये क्रेब साइकिल कहां पे होती है हमारी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पे होती है, सॉरी क्रेब साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कीटोन बॉडी ऑक्सीडेशन, ये सब कहां होता है हमारी, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बात करें लाइसोसोम की। कुछ बॉडीगार्ड भी तो चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए होते हैं बॉडी के सेल के अंदर कि भाई देखते रहो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं अच्छा काम कर रहा है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को दे रखा है एसिड, उसके अंदर वैक्यूल के अंदर ढेर सारा एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ है। मींस बिल्कुल नीरस सा आदमी, बहुत बेकार आदमी है। पूरा चारों तरफ मॉनिटरिंग करता रहेगा, घूम घूम के पूरी सेल में साइटोप्लाज्म में तैरता रहेगा और देखता रहेगा हाँ भाई कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा बढ़िया। जो बढ़िया काम कर रहा है वो तो ठीक, डिसिप्लिन का लाइसोसोम बहुत पक्का है, नियम कानून एकदम पक्के हैं। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स, और फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। वही हाल माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी लाइसोसोम का। क्या करता है, जो बढ़िया काम किया वो तो ठीक, रिवार्ड नहीं देता। जो नहीं बढ़िया काम कर रहा है निकालेगा जेब से थोड़ा सा एसिड छिड़क देगा, जाओ भाई स्वाहा, मतलब मर जाओ, है ना, मार देगा। फिर और कुछ हुआ, बढ़िया, तुम भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, आ जाओ, वार्निंग देता रहेगा, बढ़िया काम करो, नहीं सोच लेगा भस्म कर दूंगा, और निकालेगा एसिड, तुरंत मार देगा। ठीक, दूसरा, और नियम कानून का पक्का किस लिए है, अगर उसके अंदर भी किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ गया, वो खुद भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, अपनी सेल वॉल को वो ट्राई कर देगा और खुद ही पूरा एसिड अपने ऊपर डाल लेगा, अपने ऊपर डाल लेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, तो दैट इज लाइसोसोम्स। क्यों बोलते हैं, बात समझ में आई। ये दूसरे को नहीं, अपने को भी जला देगा। रिच ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ठीक, एंजाइम डाइजेस्ट द मॉलिक्यूल। फैगोसाइटोसिस, जितनी भी कमी बेसी होती है शरीर के अंदर, जो डेड सेल्स वगैरह होती है उन सबको एसिड छिड़क छिड़क के उन सबको क्या करता है, फैगोसाइटिस मींस जो है इंगल्फ कर लेगा या उनको मार के उनको भगा देगा वहां से, मतलब इनका कोई काम नहीं है ना, कुल मिला के डाइजेस्ट करवा देगा। लाइसोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व द बोन रिमॉडलिंग, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डिजीज, शॉक, सेल डेथ, कॉज द रप्चर ऑफ। कहीं पे किसी भी सेल में अगर कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई या कोई सेल मर गई, तो उनके ऊपर क्या करेगा, अपना लाइसोसोमल एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक, तो कुल मिला के बहुत खतरनाक आदमी होता है ये। अगर लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम क्या सब में प्रॉब्लम आ जाए, ये सब अपने को खत्म कर लेंगे, नियम कानून के पक्के। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि फिर रिजल्ट क्या होगा, लाइसोसोम अगर कम हो गया तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। जो सेल्स डेड होती, भाई हमारे बॉडी के अंदर सेल बनेंगी मरेंगी, बनेंगी मरेंगी, होता रहता है। जैसे दुनिया में है, बच्चे पैदा होते हैं, लोग बूढ़े मरते हैं, इस तरह से होता रहता है। ठीक उसी तरह से हमारी सेल के अंदर अब लाइसोसोम है तो वो क्या करेगा कि गंदगी नहीं फैलने देता। जैसे भाई किसी की अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसको या तो जला देते हैं, दफना देते हैं। बॉडी के अंदर भी हमारा सुसाइडल बैग घूमता रहता है, लाइसोसोम। एसिड फेंक दिया कि ताकि कोई बैक्टीरिया कोई सड़न ना पैदा हो। अब लाइसोसोम कम हो गए तो क्या होगा, जो डेड सेल्स होंगी, बीमार सेल्स होंगी, इनको कोई रेगुलेट करने वाला, इनको कोई फिर इनका कोई इलाज नहीं करने वाला है, इनको कोई मारने वाला नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से द सेल रिजल्टिंग, एक्यूमुलेशन हो जाए। क्या हो जाएगा, कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, इन्वॉल्व होगी डिजीज, आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइसोसोम कम नहीं पड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, खतरनाक जरूर है, लेकिन क्लीनिंग के लिए जरूरी है। क्लीनिंग आइटम्स है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे ये देखो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के साथ ये क्या है, लाइसोसोम है। ओके,
फिर पेरोक्सिसोम की बात करें, लाइसोसोम दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, देख लो भाई ये है लाइसोसोम है ना। फिर पेरोक्सिसोम की बात करें, पेरोक्सिसोम क्या होता है भाई, पेरोक्सिसोम ये लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मॉल वेसिकल्स होता है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, दे कंटेन द एंजाइम metabolism of the hydrogen peroxide, concentration of the lipid protein peroxide is very high, means क्या है, concentration प्रोटीन की बहुत ज्यादा हाई होती है किसमें, पेरोक्सिसोम में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड की बायोसिंथेसिस में, जिसमें लीवर के अंदर ये बाइल एसिड सिंथेसिस, लीवर के अंदर ये क्या करता है, बाइल का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। बाइल, ठीक है, बाइल जूस को क्या करता है, सिंथेसाइज में, और वैसे लिपिड सिंथेसिस इसका मेन काम है। साइटोमेम्ब्रेन की बात करें, साइटोमेम्ब्रेन देयर आर एक्सटेंसिव नेटवर्क, भाई कोई सेल है, सेल के क्या है, मेम्ब्रेन है जो इसको होल्ड करके रखती है, नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएगी, सारे ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, उसके अंदर चिपक जाएंगे। दे आर कॉल्ड साइटोमेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो साइटोमेम्ब्रेन के दो पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। जैसे बात करें हम साइटोमेम्ब्रेन की बात करें, दो प्रकार के हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, है ना, दोनों कह लो। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दो तरह का है, एक क्या है RER, दूसरा क्या है SER, ठीक, ये एब्रिविएशन है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटस दोनों सेम चीजें हैं, ठीक। तो साइटोमेम्ब्रेन के दो पार्ट, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले बात करें, कंटिन्यूअस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने पहले भी जब मेन सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो भाई सेल है, सेल का के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से आपका क्या लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर क्या है, इसके ऊपर डॉट से रहते हैं राइबोसोम्स, और बाहर की तरफ रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रहता है ये सब सेल के अंदर ही है, ठीक। तो दो तरह के हो गए। तो अगर बात करें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ये होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, प्रोडक्शन एंड सीक्रेट ऑफ स्टेरॉइड्स, ये कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। क्या क्या करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प किया, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड जैसे कि फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल, इनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस बेसिकली बोल सकते हो, है ना। ये हुई बात किसकी, SER की। अब RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर होती प्रोटीन, बेसिकली ये किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्या, RNA एंड प्रोटीन, राइबोसोम का है कि RNA और प्रोटीन की बने हुए होते हैं और नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं, मींस इन पे आउटर कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, ये क्या डॉट टाइप के पड़े हुए होते हैं, ठीक। ये हो गया भाई रफ एंडोप्लाज्मिक और क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब बात करें गोल्जी ऑपरेटस की, गोल्जी ऑपरेटस की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ पेयर्ड साइटोमेम्ब्रेन, किससे, पेयर्ड साइटोमेम्ब्रेन। इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स, साइट ऑफ क्या है, साइट ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, है ना। और क्या बात करते हैं, और गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम है, इसका काम पैकेजिंग का है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, उसको क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इसको सेल के मेम्ब्रेन तक, भाई सेल के मेम्ब्रेन तक, यहां पे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के तुरंत बाद आपका आ जाता है RER, ठीक, उसके ठीक बाहर आ जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और बाहर की तरफ लगा रहता है गोल्जी ऑपरेटर्स। इसका काम ही है पैक करके, जो आपने बनाया है उसको पैक करके सेल मेम्ब्रेन मींस बॉर्डर तक पहुंचा देगा।
जिससे कि वो बॉडी के बाहर प्रोटीन जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड की बात कर लो, है ना, ये लिपिड कौन, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन की बात कर लो, कौन सा प्रोटीन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेटस इन्वॉल्व द सिक्रीशन, इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनेल लाइक साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, इन सबके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल में भी हेल्प करता है। ठीक, तो ये बात हो गई भाई, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस डेस्टिनेशन सच एज लाइसोसोम एंड क्या हो गया, पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने। इंट्रासेलुलर आयन चैनल्स की बात करें, सेल के अंदर आयंस का बैलेंस बना रहा है, चाहे सोडियम आयन की बात करें, क्लोराइड आयन की बात करें, पोटेशियम आयन चैनल की बात करें, तो मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियस है, इन तीनों चीजों में होते हैं क्या, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स किस लिए, साइटोप्लाज्म मींस इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के बीच में बैलेंस बना के रखना। जो गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिनकी जरूरत बाहर है वो बाहर जाएंगे, जिनकी जरूरत ज्यादा कुछ खास नहीं। साइटोस्केलेटन की बात करें भाई, जो सेल्स होती है, सेल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे घर बनवाओ, घर में बीच बीच में सरिया डाली जाती, लोहे की सरिया क्यों डाली जाती है, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि घर कोलैप्स ना कर जाए। खाली सीमेंट का बना दोगे, खाली ईंटे का बना दोगे तो उतना मजबूती नहीं आती है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सरिया डालने की। तो ये जब साइटोस्केलेटन की बात करें, जो माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, घर में बनाई हुई सरिया है, जो घर बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, उनका काम करती है, जिसकी वजह से सेल अपना साइज और शेप मेंटेन करके रखता है। ठीक, क्या करता है, क्या करता है, मेंटेन करके रखता है शेप एंड साइज। ये चार तरह के होते हैं, कौन, माइक्रोफिलामेंट, मायोसिन फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक, तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री का बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनोसैकेराइड क्या होता है, फिर डाइसैकेराइड क्या होता है, फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, और इन सबके केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनके क्या क्या फंक्शन है, ये सब चीजें मींस कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहले उनका डाइजेशन कैसे होता है भाई, पॉलीसैकेराइड हमने लिया, वो डाइसैकेराइड में चेंज हुआ, डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, फिर वो किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, इनके बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग प्रोटीन पे पहुंच जाएंगे। इस तरह चैप्टर टू चैप्टर बढ़ते रहेंगे। ओके, फिलहाल सेशन कैसा लगा, लाइक करके बताओ, शेयर सब्सक्राइब करके बताओ। ओके, बाय।